एसी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का बहुत शानदार टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप सुने होंगे, लेकिन आज इसके बारे में जो कहा जाए कि उसकी खासियत क्या है, आज उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, आप जानते हैं कि जो हम संतुलित आहार लेते हैं, उस संतुलित आहार का एक मुख्य भाग है आपका कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हम इस वीडियो में पूरे कार्बोहाइड्रेट के एक एक पॉइंटों को कवर करने वाले हैं, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जानिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर पहला आता है कार्बो और दूसरा आता है हाइड्रेट। देखिए, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो का मतलब किससे होता है? कार्बन से। कार्बो का मतलब होता है आपका कार्बन, और इसके बाद आपका हाइड्रेट का मतलब होता है जल। जल का रासायनिक नाम हाइड्रेट। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बोलिएगा हाइड्रेट। यदि जल का रासायनिक सूत्र पूछ दे तब कहेंगे H2O। लेकिन कुछ लोगों से कहा जाता है कि जल का रासायनिक नाम बताइए, तो रासायनिक सूत्र बताते हैं H2O। लेकिन आज जान जाइए कि H2O का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेट। अगर आपको दे दे मोनोहाइड्रेट, तो मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार। इस प्रकार केमिस्ट्री में गिनतियां आती हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। इस तरह की गिनतियां जब संख्या दे तब, जैसे तीन दे दे H2O तो कहिए ट्राईहाइड्रेट, अगर 2 दे दे तो 2 हाइड्रेट। लेकिन यहां पर आपको समझना है कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रेट का मतलब जल, अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन है और जल है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर कहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब यहां पर कार्बन एक और H2O जल। देखिए, कार्बन यह एक है और यहाँ पर जल है। तो अगर परमाणुओं का अनुपात निकालना हो कि कार्बन संबंधे हाइड्रोजन संबंधे ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर अनुपात बताना हो तो बोलिए कार्बन की संख्या कुछ नहीं है, यहाँ पर तो क्या है? एक है। संबंधे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो कहेंगे कि 2 है। संबंधे ऑक्सीजन की संख्या कुछ नहीं लिखा गया है, तो क्या माना जाएगा? 1। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के रूप में होता है। तो आपसे कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो आप यहां से भी परिभाषा दे सकते हैं कि कार्बन, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के जो यौगिक या जो पदार्थ बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और मुख्य रूप से जानेंगे कि कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब जल। चलिए, मैं कुछ सिद्ध करने जा रहा हूं। ये सिद्ध करने वाला हूं कि किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है। तो देखिए, अनुपात तो जान गए। यहां पर आपको बता दूं कि अगर मैं लिख देता हूं ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हैं, C6H12O6। देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या जानते हैं? C6H12O6। ठीक, तो ये बताइए, जब ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं, हमको सिद्ध करना है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। हमको क्या सिद्ध करना है? हमको यही सिद्ध करना है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। जी हाँ, देखिए, कार्बन जो है 6, यहां पर दोनों में कॉमन क्या है? अगर 12 और 6 में से कॉमन ले लेंगे तो इंटू 6 और इसके बाद यहां पर क्या बचेगा? H2O। कैसे? मान लीजिए हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो 6 दूनी के 12
और कुछ नहीं है, तो 6 एकम में 6। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखने लगा कि कार्बन के 6 परमाणु, जब जल के 6, वही है हाइड्रेट 6 और कार्बन भी 6। तो जल के 6 अणु हैं और यहाँ पर कार्बन के 6 परमाणु है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बो का मतलब कार्बन है और यहाँ पर H2O का मतलब क्या है, जल है, हाइड्रेट है। तो बोलिए, ग्लूकोज में कार्बन अर्थात कार्बो, जल अर्थात हाइड्रेट, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि आप स्पष्ट देखिए, कार्बन 6 और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 6। अगर लेंगे कॉमन में तो क्या बचेगा, H2O, तो यहाँ पर जल हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 2 ही चीज है, कार्बन है और जल है। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए आप शर्करा चीनी का सूत्र लेते हैं, चीनी का सूत्र देखिए, चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, C12H22O और O11। यहां पर आपको फिर वही काम करना है। कार्बन के परमाणु कितने हैं, 12। नीचे की संख्या उसके परमाणु को प्रदर्शित करती है और इसके आगे की संख्या उसके अणु होने को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 कॉमन है ना। तो जब 11 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो फिर वही बात, H2O। कैसे, 11 दूनी के 22 और 11 एकम में 11। तो यहाँ पर फिर बात सिद्ध हो गई कि इस चीनी में कार्बन माने कार्बो है और जल का मतलब H2O हाइड्रेट है, अर्थात चीनी भी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। ठीक, तो हमने ग्लूकोज में भी बताया कि कार्बन और जल पाया जाता है जिसको कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर भी हमने बताया कि आपका जो चीनी है उसमें भी कार्बन पाया जाता है और जल। क्या कहेंगे, कार्बन के 12 परमाणु और जल के 11 अणु, ये जल के 11 अणु, कार्बन के 12 परमाणु, ये मिलकर के और चीनी का निर्माण करते हैं और चीनी एक कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। ठीक, तो यहाँ पर आप जान गए कि कार्बोहाइड्रेट किसी भी पदार्थ में यदि होगा तो उसमें कार्बन और जल होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात चलते हैं कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य, तो अगर आप मुख्य कार्य जानना चाहें तो यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, कितना, तो आप करेक्ट ले लीजिए, 50 से 75%। 50 से 75% की ऊर्जा की पूर्ति हमारे कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति आप जान गए कि 50 से 75% हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, और जो बच रहा है शेष ऊर्जा 100% में से, वह ऊर्जा हमको वसा के द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे भोज्य पदार्थों में, हमारे संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट सबसे मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाला है, और सेकेंड या द्वितीयक स्तर पर ले ले, सेकेंडरी स्तर पर ले लें तो हमको ऊर्जा देने वाला कौन है, वसा। यदि कार्बोहाइड्रेट हमको 75% ऊर्जा देगा तो शेष 25% ऊर्जा वसा देगा। यदि कार्बोहाइड्रेट 50% देगा तो शेष वसा क्या करेगा, ऊर्जा देगा। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों मिलाकर हमारे शरीर को 100% ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप जान गए कि कार्बोहाइड्रेट चावल में, गेहूं में, ये कार्बोहाइड्रेट आलू में, ये स्रोत हैं जो हमारे थाली में डेली परोसे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप चावल खाते हैं, चावल में 78.2%
क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उससे 1% अधिक 79.2% गेहूं में होता है। 79.2% कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? गेहूं में। तो इस तरह गेहूं से बनने वाला आटा और चावल, ये दोनों हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रमुख स्रोत बनते हैं। चलिए, तो ये आप जान गए मुख्य कार्य के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या रहा। तो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करना। हाँ, एक बात और जाने, 1 ग्राम यदि ग्लूकोज लेंगे तो 1 ग्राम ग्लूकोज पीने पर 1 ग्राम ग्लूकोज लेने पर हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, यहां पर आप जान गए, अगर आप 1 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं तो आप 1 ग्राम ग्लूकोज लेने पर 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.2 किलो कैलोरी। और दूसरा हमने बताया कि जो वसा है, वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम वसा लेंगे, 1 ग्राम वसा, तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिएगा, अगर 1 ग्राम वसा लेंगे तो अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। लेकिन 1 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तो हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक, तो यहां पर ये आप जान गए इसका मानक व्यवस्था। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पर। हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट आप समझ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा देने वाला स्रोत है। और यहां पर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, कौन कौन? पहला होता है मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है सेकेराइड, या इसको कहते हैं डाइसेकेराइड। इसी प्रकार तीसरा आता है पॉलीसेकेराइड। आइए समझते हैं इन तीनों के बारे में। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। आप सबसे पहले समझिए सेकेराइड का मतलब। सेकेराइड का हिंदी होता है शर्करा। सेकेराइड को क्या कहते हैं? शर्करा। तो सेकेराइड बोला जाता है शर्करा को, और शर्करा का मतलब मिठास। इसके बाद मोनो, तो देखिए बाबू, ये केमिस्ट्री में गिनती आती है। मोनो का मतलब कार्बन 1। अगर डाई कह देंगे या आप कह दे मोनो का मतलब 1 केवल, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, इसी तरह पेंटा का मतलब 5। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है। अब यहां पर बात आती है पॉली से बना है पॉलीमर, बहुलक। तो यहां पर पॉली का मतलब बहुत, सेकेराइड का मतलब शर्करा। तो यहां पर देखिए, आप जानेंगे मोनोसेकेराइड, जिस शर्करा में 1 अणु हो, तो 1 अणु वाले शर्करा मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, तो डाई का मतलब 2 होता है, तो 2 अणु वाले शर्करा क्या कहलाते हैं? डाइसेकेराइड। इसी प्रकार पॉली का मतलब बहुत होता है,
और पॉली का मतलब बहुत होता है, और बहुत सेकेराइड का मतलब शर्करा, बहुत शर्करा। तो यहाँ पर जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसी प्रकार एक शर्करा, दो शर्करा, बहु शर्करा। ठीक, तो आइए थोड़ा सा ये जाना जाए कि मोनोसेकेराइड में कौन कौन शर्करा आते हैं। तो देखिए आपको दिखा दे पूरा। मोनोसेकेराइड में आपका आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, इसके बाद आपका आएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, इसके बाद आ जाएगा ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। देखिए ये जो तीन हैं ये तीनों आपका मोनोसेकेराइड है, मतलब शर्करा के एक अणु है और ये एक अणु टूटकर दो अणु नहीं बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो भोजन जाता है वह भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और जब ऊर्जा प्रदान करता है तो वह ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? ग्लूकोज के रूप में। अब ग्लूकोज का विघटन नहीं होता, न फ्रक्टोज का विघटन होता है और न ग्लैक्टोज का विघटन होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक, ये तीनों किस प्रकार के सेकेराइड हैं? तो कहेंगे मोनोसेकेराइड। जिसमें शर्करा का एक अणु हो उसको मोनोसेकेराइड, और ये तीनों क्या है बाबू? मोनोसेकेराइड। आइए अब मोनोसेकेराइड के बाद आपको दूसरा बता दें, डाइसेकेराइड, जिसका दूसरा नाम हमने क्या बताया अभी? ऑलिगोसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड, देखिए डाइसेकेराइड में तीन आते हैं। कौन कौन आता है? तो यहां पर पहला आ जाएगा आपका सुक्रोज, सुक्रोज, दूसरा आ जाएगा माल्टोज, माल्टोज, और तीसरा आ जाएगा लैक्टोज। देखिए ये तीनों क्या हैं? तो यह है आपके तीनों डाइसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड का मतलब जिसमें अणु दो शर्करा में हो, दो शर्करा या दो अणु जब सुक्रोज में हो तो उनको क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड। जैसे सुक्रोज जब टूटेगा तो बनाएगा आपका ग्लूकोज प्लस, देखिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, अर्थात ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सुक्रोज। अर्थात सुक्रोज में दो अणु होते हैं, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, इसलिए सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड। इसी प्रकार माल्टोज, तो माल्टोज में भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो अणु होते हैं। इसमें देखिए समान अणु हैं, इसमें भिन्न अणु नहीं होते। माल्टोज ही एक ऐसा डाइसेकेराइड है जिसमें ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं। लैक्टोज, इसमें भी पहला अणु ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज कॉमन है तीनों में, और लैक्टोज में दूसरा आ जाएगा ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। देखिए यहां पर आप जान गए कि सुक्रोज के दो अणु ग्लूकोज और फ्रक्टोज, माल्टोज भी दो अणुओं से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज किससे बना है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अब थोड़ा आपको व्यवहारिक चीज बता दें कि सुक्रोज किस में पाया जाता है? तो सुक्रोज चीनी में, गुड़ में, गन्ना के रस में, गन्ना के रस से प्राप्त होने वाला पदार्थ है क्या? सुक्रोज। ठीक। माल्टोज क्या है? तो यह माल्टा अनाजों से प्राप्त होने वाला शर्करा है। इसे एक व्यवहारिक रूप में कह सकते हैं कि अनाजों की शर्करा किसे कहा जाता है? तो अनाजों की शर्करा माल्टोज को कहा जाता है। ठीक। इच्छु शर्करा किसको कहा जाता है? सुक्रोज को। तो यहां पर अनाजों की शर्करा माल्टोज और गन्ने की शर्करा सुक्रोज, और लैक्टोज क्या है? तो यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है क्या? लैक्टोज। और यह
अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? माल्टोज। और सुक्रोज, तो यह गन्ना में पाया जाने वाला क्या है? सुक्रोज। तो गन्ना से सुक्रोज प्राप्त होता है, अनाजों से माल्टोज प्राप्त होता है, और दूध में पाया जाता है लैक्टोज। ये तीनों किस प्रकार के शर्करा हैं? डाइसेकेराइड। और इसमें दो दो अणु होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो यहां पर आप जान गए डाइसेकेराइड के बारे में। अब चलेंगे कार्बोहाइड्रेट का थर्ड टाइप है, तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड देखिए, अब यहां पर आपका तीसरा पॉइंट या तीसरा हेडिंग पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड देखिए, पॉली का मतलब हमने अभी बताया बहुत, पॉली का मतलब बहुत, सेकेराइड का मतलब शर्करा, जिसमें बहुत शर्करा हो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या आएगा? तो इसमें आपका स्टार्च आएगा। स्टार्च को क्या कहते हैं हिंदी में? मंड कहते हैं, ठीक। और दूसरा आपका आ जाएगा इसमें सेल्यूलोज। सेल्यूलोज देखिए, ये उदाहरण है पॉलीसेकेराइड के, ये क्या है? उदाहरण है, स्टार्च या मंड। ये किससे प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं स्टार्च जिसको मंड कहते हैं, मंड ये तत्सम शब्द है, इसका माड़ तद्भव शब्द है। तो जैसे माड़ निकलता है ना, तो वो समझिए कि एक तरह से क्या है? स्टार्च है। ये कार्बोहाइड्रेट का, ये भी अनाजों में पाया जाता है, अनाजों में ही पाया जाता है आपका स्टार्च, जिसको कहते हैं मंड। इसके बाद देखिए जो सेलुलोज है, सेलुलोज ये पादप शर्करा है। पादप शर्करा समझिए कि आपका परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा शर्करा पादप में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सेलुलोज। तो सेलुलोज पत्तियों में पाई जाने वाली क्या है? शर्करा है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है, और सेलुलोज एक पादप में पाई जाने वाली क्या है? शर्करा है। पहले जब मनुष्य आदि मानव था, जब मनुष्य क्या था? आदि मानव, तो वहां पर हरी हरी पत्तियां खाता था। उस समय छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो अपेंडिक्स है, अवशेषी अंग बन गया है आज, वह पहले पाचन करता था सेलुलोज का। लेकिन अब मनुष्य हरी पत्तियां खाना छोड़ दिया, तब से यह सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं हो पाता है। और सेलुलोज का पाचन करने वाला छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो अपेंडिक्स है, वह एक अवशेषी अंग बनकर रह गया। तो ये आपके पॉलीसेकेराइड, स्टार्च या मंड, सेलुलोज। इसी तरह काइटिन आता है, एक उदाहरण आता है काइटिन। काइटिन यह भी गुणसूत्रों में प्रयुक्त होने वाला प्रोटीन है। तो काइटिन भी एक तरह का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो यहां पर आप जान गए स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन। तो हमने आज आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो चलिए, इस वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ, इसके लिए धन्यवाद।